खबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा जो है पावर पैक शो रहने वाला है। दिन भर की कई बड़ी खबरों पर विस्तार से हम नजर डालेंगे और देश दुनिया और खेल और व्यापार जगत की भी खबरें होंगी। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। सुप्रभात गौरव। शुक्रिया शैला, सुप्रभात आप सभी को। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हमने देखा कि बजट 2024 पेश किया गया और इस बजट का हर तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर तरह से जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि ये बजट बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य है। और साफ तौर पर इस बजट को लेकर जो तमाम तैयारियां थी और जिस तरह से आगे का जो रोड मैप रखा गया है वो विकास की धारा को और जो बुनियादी ढांचा है विकास का उसको और ज़्यादा विकसित और प्रबल और सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। तो इस पर हमारा आज फोकस भी रहेगा कि क्या कुछ बड़ी बातें उस बजट से निकलकर सामने आई हैं और साथ ही साथ आज संसद में क्या कुछ चलने वाला है। और इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम अगले 1 घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा के लोलाब में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर शुरू हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, कई आतंकियों के छुपे होने की खबर। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन दोनों सदन में शुरू होगी आम बजट समेत जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। हरियाणा सरकार ने दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। कई राज्यों में मूसलाधार मॉनसून का दौर। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे बातचीत। डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने की पहली रैली। 17 मिनट के भाषण में ट्रंप पर किए जोरदार हमले। वहीं चुनावी रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन करेंगे देश को संबोधित। और भारत ने महिला T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 82 रन से हराकर जीत की हैट्रिक। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह पूरा इलाका बेहद घना है। यहां कल शाम शुरू हुई थी यह मुठभेड़ और आतंकियों की संख्या का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो जम्मू से सामने आ रही है, आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण अब की बार हम देख रहे हैं कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो चला ही जा रहा है और साथ ही साथ जो धरपकड़ के लिए जो वहां पर सेना है वो लगातार मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो आतंकियों की धरपकड़ है उसमें काफी तेजी नजर आई है और गौरव दोनों ओर से इस समय फायरिंग जारी है और हम देख रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से सामना कर रहे हैं और आतंक को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान काजी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सलमान, क्या कुछ है ताजा अपडेट? देखिए शैला, अभी भी यहाँ पे फायरिंग चल रही है। ये जो इलाका है लोलाब तुर्मखान एरिया है लोलाब का, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के बीच में फॉरेस्टेड एरिया है। यहाँ पे कल रात को पुलिस की एक पार्टी पे फायरिंग हुई थी, जो एक रूटीन मिशन पे थे वहाँ पे। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा और उसके बाद कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। फिर रात भर ये फायरिंग का सिलसिला रुका क्योंकि ये इलाका काफी घना है और काफी अंधेरा था कल रात को।
तो आज सुबह से फिर से रिपोर्ट्स आई है कि फायरिंग का जो तबादला है वो फिर से शुरू हो गया है। सलमान, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि बीते दिनों भी देखा गया था जो हलचल थी वो तेज गति से जारी थी। ऐसे में इन आतंकियों की क्या पहचान हो पाई है कि ये कहां से हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभी और किस तरह से तेज गति से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, यहाँ पे इससे पहले जो इससे 2-3 दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले एक एनकाउंटर, एक इन्फिल्ट्रेशन बिट हुई थी केरन एरिया में, जो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हुई थी। और इसके साथ साथ आपको ये इन्फिल्ट्रेशन जो यहाँ से इस इलाके से कुछ सालों के लिए काफी ज्यादा काम हो गई थी। तो लग रहा है कि एक रिव्यूड एफर्ट है इन्फिल्ट्रेशन का कुपवारा से, ताकि कश्मीर वैली में भी काफी ज्यादा जो मिलिटेंसी है उसको बढ़ावा दे दें। तो लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन है ये सारी स्पेकुलेटिव है। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें कोई डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि ये जो मिलिटेंट्स है, ये ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स है, इनकी पहचान क्या है, इनकी एफिलिएशन क्या है, और जैसे ही हमें पता चलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सलमान, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आतंक का जड़ से सफाया करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, इससे कितनी दूर है, कैसा एरिया है, और अभी कितनी और देर मुठभेड़ चलने की उम्मीद है? देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं, हो सकता है वहाँ पे कुछ आइसोलेटेड हैमलेट्स हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये एक काफी घना फॉरेस्टेड एरिया है, इसमें काफी ज्यादा पेड़ है और ये घना जंगल है। तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा इस एनकाउंटर को कंक्लूड होने में, वो काफी टाइम तक हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा इसको कॉशियसली ले, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी वहाँ पे या तो कोलैप्सिंग डैमेज हो या सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई डैमेज हो। तो टाइमलाइंस के बारे में बहुत मुश्किल कहना है अभी इतना जल्दी, क्योंकि अभी ये इनिशियल कंटैक्ट ही, जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात को हालांकि ये काउंटर स्टार्ट हुआ है, लेकिन रात भर कोई फायरिंग नहीं थी और आज सुबह फिर से फायरिंग रिज्यूम हुई है। तो अभी इस वक्त पे ये बताना कि इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, ये काफी प्रीमेच्योर है। क्या कह सकते हैं अभी कितने और आतंकी छुपे हुए हैं? देखिए, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की है इसके बारे में, और हमें भी हम इसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं अभी। सलमान, क्या कोई आतंकी मारा भी गया है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है हमें, और नहीं हमारे जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, नहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमें बताया है कि अभी तक कोई भी जो कैजुअलिटी हुई है इस एनकाउंटर में किसी भी साइड से। चलिए, शुक्रिया सलमान, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की। तो संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा होनी है, और इसके साथ ही संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी आज दोनों सदनों में चर्चा होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट को रोजगार का सृजन करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में मदद करेगा। इस बजट में विकास की 9 प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं। मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र ना होने से ये मतलब कतई नहीं है कि उस राज्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य में खनिज ज्यादा है तो किसी राज्य के विकास के लिए विशेष ध्यान की जरूरत है और इसीलिए उनका जिक्र किया गया। मुझे प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। फोकस फॉर डेवलपिंग दी स्टेट्स आर बिकॉज दे मिनरल रिच, दे ऑल्सो नीड इंडस्ट्री, full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सब का पावर पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए क्योंकि लैंड लॉक्ड है, एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक स्टेट्स है, उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा, और इस बीच में वाटर वेज का भी इंप्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए। और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति समर्पित है, जिसकी वजह से बजट में उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र है। This government has not lost an opportunity in bringing to focus women and women's needs. Whether it is the simple sanitary pad, which Honorable PM spoke about, even from Red Fort, you can see the priority is given for women, and that's what has explained why 3 lakh crores for women and women-led. और वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 अग्रणी कंपनियों में से किसी भी कंपनी में सरकार द्वारा इंटर्नशिप दिलवाए जाने की बड़ी उपलब्धि से करार दिया है। इंटर्नशिप के विषय में मैं गर्व से कहना चाह रही हूँ, 1 करोड़ युवा डायरेक्टली उस इंटर्नशिप से बेनिफिट करेंगे क्योंकि टॉप 500 कंपनीज के साथ भारत सरकार बात करेगी और उनके CSR के द्वारा वो इसमें जोड़ सकते हैं कि अच्छा ट्रेनर्स भी रखें उनके कंपनी के द्वारा और कंपनी शॉप फ्लोर में इन लोगों को एक्सपोजर दें, हैंड्स ऑन लर्निंग का इंटर्नशिप दें, 1 साल पूरे इंटर्नशिप दें और उसके बाद अगर ये बाहर आएंगे उनके CV में टॉप 500 कंपनी के एक कंपनी इनको इंटर्नशिप दिया तो इनका वैल्यू बढ़ेगी, जॉब में रेडीनेस बढ़ेगी एम्प्लॉयर को इनको रहने। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे को आवंटित किए गए 2,62,200 करोड़ रुपए के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कवच प्रणाली को लगाने में तेजी से कार्य कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज एक नए लेवल पे बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। सेफ्टी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है और इस बजट में जैसा मैंने आपको कहा 1,08,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। उसमें कवच विल बी ए मेजर पार्ट ऑफ इट। तो कवच 4.0 के अप्रूवल से अब बहुत ही रैपिड पेस पे इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट में महिलाओं पर दिए गए फोकस की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन की ओर अग्रसर होने का बेहतरीन प्रयास है। उनका कहना है कि इस बजट से महिलाओं की विशेष भागीदारी रहेगी। विकसित भारत का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस लक्ष्य को की पूर्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज सबसे इस बजट में भी देखें तो सबसे बड़ी बात कि हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम दिन है और इस बजट के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं,
तो उसको लेकर कैसे महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, तो उसके लिए विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया गया है। 3 लाख करोड़ का एक स्पेशल कि महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये किया गया है, ताकि उनको इसमें विशेष रूप से उनकी भागीदारी हो सके और वो आगे बढ़ सके। और बजट 2024-25 में पूर्वोदय योजना पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। इस पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूर्वोदय योजना में पिछड़े राज्यों का विकास होगा। निश्चित रूप से बिहार, आंध्र के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित है और उसके माध्यम से, पूर्वोदय योजना के माध्यम से हमारे राज्य को भी उसमें लाभ मिलेगा और जो पिछड़ा प्रदेश है निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का, आप देखे होंगे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला चिन्हित किया था और उसके साथ साथ फिर आकांक्षी ब्लॉक, यानी जो वैसे जो इंडिकेटर में फिट नहीं है, सही नहीं है, जिनको आवश्यकता है, तो वैसे जिलों को, वैसे प्रखंड को और अब वैसे राज्यों को आगे बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। तो उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है और साफ तौर पर जो लगातार जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इसका स्वागत किया जा रहा है और इसकी प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि दूरदृष्टि इसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य को देखते हुए ये बजट दूरगामी इसके परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे। हमारे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मुकुल शर्मा जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र हमें बताएंगे कि आज संसद में क्या कुछ होने वाला है और मुकुल शर्मा इस पर रोशनी डालेंगे कि इस बजट की जो प्रमुख बातें, जो बड़ी बातें हैं वो क्या निकलकर सामने आई हैं। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस बजट की जो बड़ी बातें हैं और साथ ही साथ संसद में आज क्या कुछ होने वाला है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को पूर्वी भारत के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये बजट प्रधानमंत्री के पूर्वोदय के विकास के भविष्य का रोडमैप है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संसद भवन में एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कागजों का पुलिंदा है। देखिए, बजट तो कागज में ही लिखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार की कल्पना है। पिछले 10 साल में हमने बजट को अमल में भी लाया है, इसलिए देश की अर्थनीति आज इस मजबूत स्थिति में है। मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है, देश की फॉरेन रिजर्व बढ़ी हुई है, देश में विकास की दर निरंतर एक स्थिरता के साथ विश्व में अपना विश्वसनीयता बनाई है। इस बजट में अनेकों लोकाभिमुखी, विशेष करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम को नया सोचा गया है। देश में 1,48,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे निवेश किया जाएगा, रोजगार पे निवेश किया जाएगा, स्किलिंग पे निवेश किया जाएगा। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को जोर दिया गया है। देश में नया कृषि बीज को ले आके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। देश में पिछड़ा इलाका पूर्वी भारत को देश की अन्य हिस्सों के साथ समकक्ष बनाने के लिए पूर्वोदय की कल्पना की गई। देश में सकल 11,000 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ये सारे में
आज देश की अर्थनीति में मजबूती आएगी, देश में रोजगार सृजन होगा, देश की मध्य वर्गीयों के लिए व्यवसाय करने में, घर बनाने में, उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए और सहूलियत होगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते रहे हैं कि पूर्वोदय के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। लगता है कि इस बजट में ईस्टर्न इंडिया की जो एक कल्पना है, खूबसूरत कल्पना, उसको सरजमी पर उतारने की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ। ये जो हिस्सा था, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस इलाके को एक फ्लिप देने के लिए, एक जोरदार विकास की गति देने के लिए, यहाँ की फ्लड समस्या था, यहाँ की कृषि समस्या था, यहाँ के गरीबों की घर समस्या था, ये अपार सुंदर इलाका, यहाँ के पर्यटन की इशू था, यहाँ की मेहनतकश लोगों को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बांधे रखने की व्यवस्था था। ये सारा विषय पे इस बार की बजट में पूर्वोदय की स्कीम में प्राधान्य दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं कि पूर्वोदय की जो विकास की कल्पना प्रधानमंत्री की थी, वाकई उसको इस बजट में सरजमी पर उतारने की तैयारी की गई है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र का ही रुख करते हैं। अमरेंद्र, आज बजट पर कितने बजे ये चर्चा शुरू होगी, सबसे पहले तो ये बताइए, और कितने घंटे तक चलेगी और कौन इसे शुरू करेगा? लेकिन देखिए, आज जो अगर देखा जाए तो संसद की कार्रवाई के हिसाब से काफी अच्छा और अहम दिन माना जा सकता है, क्योंकि आज जो लोकसभा की कार्रवाई है उसमें कई सारे अहम बिजनेस है। इसके बाद बजट की जो सामान्य चर्चा है उसको प्रारंभ किया जाएगा और उसके लिए 20 घंटे का समय लोकसभा में निर्धारित किया गया है। 20 घंटे लगभग इसमें चर्चा होगी और जो दल है उनके हिसाब से इसमें समय का आवंटन किया गया है। जो बड़े दल है उनको ज्यादा समय मिलेगा और जो छोटे दल है उनको उसके केंद्र के हिसाब से समय दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि जब आज लोकसभा प्रारंभ होगी तो आज जो संसदीय परंपरा में अगर कहें तो प्रश्नकाल खासा अहम माना जाता है। तो प्रश्नकाल के तहत आज कई मंत्रालयों से जुड़े हुए कई अहम सवाल हैं और क्योंकि आज दिन बुधवार का है तो बुधवार के दिन रेल मंत्रालय से जुड़े हुए कई अहम सवाल आज सदन में जो माननीय जो सांसद है वो पूछेंगे संबंधित मंत्रालय से, जिसका जवाब संबंधित मंत्री मिलकर। जिसमें अगर मैं बात करूँ रेल मंत्रालयों की तो रेल मंत्रालय ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में आमूल परिवर्तन किया है और इस साल भी अगर रेल मंत्रालय के बजट को देखें तो उस बजट में भी विशेष फोकस जो है यात्री सेफ्टी को लेकर किया गया है। जो उनका अनाउंसमेंट है जिसको अभी रेल मंत्री ने स्पष्ट भी किया कि हम हमारे फोकस क्या रहेंगे बजट के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद रेल पे काम करने के लिए। तो रेल से जुड़े हुए कई सवाल है जिसमें रेलवे के विस्तार को लेकर कई अहम सवाल पूछे जाने हैं। इसके अलावा जो नई रेलगाड़ियां हैं, जिस तरह से रेलवे लगातार वंदे भारत या बुलेट ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है तो उसमें जुड़े हुए सवाल है। और इसके अलावा योजना मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है जिसके तहत देश में विकास की बात की जाती है, आकांक्षी जिले को चयन के माध्यम की बात की जाती है, उससे कम सवाल और एक अहम सवाल। बिल्कुल अमरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकुल शर्मा भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मुकुल, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, भविष्य का रोड मैप कहा जा रहा है इस बजट को। अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से देखें या फिर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, कृषि को किस तरह से उन्नत बनाया जाए, किस तरह से किसानों का कल्याण हो, उस लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है ये बजट। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गौरव और शैला दोनों को सुप्रभात। और जैसा शैला आपने कहा कि जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला और बालिकाओं के लिए करीब 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान इस बार के बजट में हमने देखा है। और इसके साथ साथ क्योंकि देश की आधी आबादी, अगर महिलाओं की हम बात करें, कृषि क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी कृषि क्षेत्र में अब क्योंकि लगातार जो भारत में जब हम बात कर रहे हैं कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं DPI यानी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कही जा रही है कि कैसे उसका जो उपयोग है उसको हमें बढ़ाना होगा। और इसके जरिए करीब 6 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा, जिसके तहत अगर खासतौर से बात की जाए ना सिर्फ जो उत्पादन है उसको तो बढ़ाने पर जोर है, लेकिन इसके साथ साथ उत्पादकता की अगर खासतौर से बात की जाए इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से दलहन की हम बात करते हैं उसके लिए हमने देखा था एक मिशन मोड में सरकार ने काम किया था, कैसे दलहन में आत्मनिर्भरता आ सकती है, या इसके साथ साथ जब तिलहनी फसलों की हम बात करते हैं उसमें कैसे आत्मनिर्भरता आ सकती है। इसके लिए लगातार
लगातार प्रयास किए जाएंगे। और कृषि क्षेत्र में जो एक हम कह सकते हैं बड़ी चुनौती जो उभर कर आ रही थी वो है जलवायु परिवर्तन की। उसको देखते हुए कई ऐसी नई किस्में हैं जो कि विकसित की गई हैं, यानी आने वाले समय में जो किसान हैं उनको इससे किसी तरह की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। जलवायु अनुरूप ये तमाम किस्में रहेंगी और इनका फ़ायदा जो है वो किसानों को मिल सकेगा। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जो युवाओं की, खासतौर से जिनको ध्यान में रखते हुए एक तरीके का जो फोकस है वो इन पर रखा गया है रोज़गार, इसके साथ साथ जो कौशल प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं, MSMEs का उसमें ख्याल रखा गया, और ख़ासतौर से जो मध्यम वर्ग की बात की जाए, ये 4 प्रमुख ऐसे कारक रहे हैं जिन पर पूरी तरीके से फोकस इस बजट में नजर आया। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा हमें लगता है कहीं ना कहीं जो रोज़गार है उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। अब से पहले भी हमने देखा है सरकार ने अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की थी रोज़गार को जिससे बढ़ाया जा सके, लेकिन इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 पहल जो हैं योजनाओं के रूप में वो नज़र आ रही हैं, और कोशिश यही है कि करीब 4 करोड़ से अधिक जो युवा हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए बाकायदा अगर हम रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में हमें देखने को मिल रहा है, जिसका लाभ करीब 4 करोड़ से अधिक जो युवा हैं उनको मिलेगा। और खासतौर से इस बार एक जो पहल की गई है वो ये भी है शैला और गौरव कि EPFO में जो नए जो भी सब्सक्राइबर आपसे जुड़ेंगे उसके लिए अधिकतम राशि जो है 15,000 तय की गई है, जो कि 3 किश्तों में आपको दी जाएगी DBT के माध्यम से। और साथ ही साथ जो सरकार है जो भी एम्प्लॉयर है उसका सहयोग भी करेगी EPFO में। जब हम बात करें कि क्योंकि पूरी तरीके से जो बर्डन है वो सिर्फ एक किसी भी कंपनी पर हम नहीं मान सकते, तो वहाँ भी सरकार सहयोग कर रही है। और करीब आने वाले समय के जो 5 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें करीब अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से कौशल प्रशिक्षण के जरिए जो देश के युवा हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत किया गया था, और एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है कि जो देश के युवा हैं उनका जो कौशल है उसको निखारा जा सके, आत्मनिर्भरता उनमें आए, रोजगार सृजन हो और वो दूसरों को भी रोजगार दे पाएं। गौरव, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुकुल, तमाम जानकारियों के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बार के टैक्स लैब में भी बहुत कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पुरानी टैक्स रिजीम को देखें और आपकी बार जो टैक्स रिजीम है उसको देखें तो उसमें भी बहुत परिवर्तन नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, नया सवेरा देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट आज फैसला करेगी कि किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे बड़े व्यापारी समेत आम लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही साथ किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। किसान अपनी कई मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए यहां एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट की दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं मॉनसून को लेकर। तो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिनों में बारिश का प्रसार बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन वर्षा की संभावना जताई गई है। इसी के साथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल और माहे, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और आइए अब देखते हैं देश भर की कुछ और अहम खबरें तेज रफ्तार से। कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी ने उन्हें पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज एक स्मारक टिकट होगा जारी। टिकट जारी होने के बाद गायक मुकेश पर होगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करेंगे, साथ साथ मंडलीय समीक्षा की बैठक भी करेंगे। मुंबई मेट्रो की पहली भूमिगत एक्वा लाइन आज से होगी शुरू। आरे कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक 27 स्टेशन हैं। 33.5 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों पर आज राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिजली दरों को नियामक आयोग अंतिम रूप देगा। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए 2000 रुपए देने समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। ओडिशा विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज। तलसरा से भाजपा विधायक भवानी शंकर भोई ने कल नामांकन किया था। दाग है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ सत्यानाश भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा एकदम बराबर रिस्क समझ कर लेने का सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और संध्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या गुड मॉर्निंग, क्या है अखबारों में आज खास? गुड मॉर्निंग गौरव और शैला। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं बजट की खबर के साथ, जो कि आज सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ अलग अलग पेज पर क्या कुछ बजट में खासियत रही उसके साथ प्रकाशित की गई है ये खबर। और आपको बता दें कि मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इसे भी आज अखबार ने प्रकाशित किया है और तमाम वो सारी बातें जो कि कल वित्त मंत्री के भाषण में थी उसे प्रमुखता के साथ लिया गया है। दैनिक जागरण अखबार की बात करें तो आज हेडलाइन बनाई है कि अब की बार रोजगार। जी हां, ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें 3.0 के पहले आम बजट में विकसित भारत का रोडमैप है और लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया गया है। नवभारत टाइम्स अखबार की बात करें तो इसमें बजट को लेकर के हेडलाइन पहले पेज पर बनाई गई है। नीतीश नायडू को मिला रिटर्न गिफ्ट और बताया कि बिहार को जो 60,000 करोड़ की मदद नए एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ की नई राजधानी के विकास के लिए मिलेंगे। तो ये भी आज प्रमुखता के साथ नवभारत टाइम अखबार ने हेडलाइन बनाया है। साथ ही ये भी लिखा है कि एम्स को 4,523 करोड़, रैपिड रेल पर फोकस, मेट्रो का अलग बजट नहीं, ये भी आज लिखा है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार और बाकी अन्य प्रमुख अखबारों में भी आज नीट से जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। लिखा है कि शीर्ष अदालत ने कहा परीक्षा की शुचिता भंग होने के पर्याय सबूत नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा जो हुई थी उसकी शुचिता भंग नहीं हुई है। साथ ही नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने के आदेश देने से 23 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। देश दुनिया के पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई खबर प्रकाशित की है और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति पर निशाना साधा और कहा कि ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं मौसम की, जो कि दैनिक जागरण अखबार के साथ अब बाकी अन्य अखबारों में हमें एक खबर देखने को मिली है। तो राजधानी में अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी है। राजधानी में आज और कल वर्षा के आसार बने रहेंगे, मौसम विभाग ने ये बताया है। और कल भी हल्की बारिश हुई थी, हालांकि उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज और कल जो बारिश होगी उससे उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत मिलने के आसार हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है तमाम अहम और महत्वपूर्ण खबरें। बहुत धन्यवाद संध्या, अखबारों के पिटारे से इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण और ढेर सारी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग ठुकरा दी है। अदालत में दायर याचिकाओं में परीक्षा में गड़बड़ियों का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि
8000 सीटों के लिए 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस वक्त कोर्ट के सामने जो मटेरियल रखा गया है उसे यह साबित नहीं होता है कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि डेटा से यह नहीं लगता है कि सिस्टमिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं एक सवाल के 2 सही जवाब होने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली की कमेटी द्वारा बताए गए उत्तर को सही माना। NTA ने दोनों में से कोई भी उत्तर देने वाले स्टूडेंट को अंक दिए थे। अब केवल एक विकल्प को सही मानने पर NTA को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है, हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है। उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। 4 जून को नीट के नतीजे घोषित होने के बाद इसमें कथित गड़बड़ियों का दावा किया जा रहा था। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। इसके बाद एक ही परीक्षा केंद्रों से कई टॉप करने और एक सवाल के 2 उत्तर ग्रेस मार्क जैसे पॉइंट्स ने गुत्थी को और उलझा दिया। इसके बाद पेपर लीक के संदेह के चलते कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर कई छात्रों ने अदालत को रुख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान पटना पुलिस से लेकर CBI ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू की। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने पहली रैली की। विस्कॉन्सिन में पहली रैली में 17 मिनट के भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप पर जोरदार हमले किए। हैरिस ने ट्रंप की कमजोरियों पर निशाना साधते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। चुनावी रेस से बाहर होने के बाद जो बाइडेन देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने लिखा कि वो आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस निदेशक किम्बर्ली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में गोली चलने की घटना के बाद से ही यूएस सीक्रेट सर्विस आलोचकों के निशाने पर थे। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल बेकर उज जमान ने हिंसा के बाद राजधानी ढाका में नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दक्षिणी इथियोपिया के गेजे गुफा जिले में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाली नाव डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग लापता हो गए हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह के तट से लगभग 200 मील दूर नाव सवार 27 लोग मछली पकड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ताइवान में वित्तीय बाजार बंद रहेंगे और लोगों को काम से छुट्टी दी जाएगी क्योंकि टाइफून गेवी ताइवान की ओर बढ़ रहा है, जो तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश लेकर आ रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया। बजट में विकसित भारत के उद्देश्य से सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने को लेकर 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों पर है। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वादा सरकार ने पूरा किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड सस्ते हुए। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% और सोने चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी 6% हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे को आवंटित किए गए 2,62,200 करोड़ रुपए के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कवच प्रणाली को लगाने में तेजी से कार्य कर रहा है। वित्त मंत्री बजट में 4 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को आयकर में बड़ी राहत दी है। वहीं टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा ने 48 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने गंभीर और सूर्य कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। स्मृति ने रैंकिंग में अपना 5वां स्थान बनाए रखा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। हरमनप्रीत को 1 पायदान का फायदा मिला, जबकि शेफाली बल्लेबाजों की सूची में 4 पायदान ऊपर आ गई। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। 37 वर्षीय मरे ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मरे ने 2012 और 2016 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। भारत के सुमित नागल ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने स्लोवाकिया के लुकास क्लेन को हराने में सफलता पाई है। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज से होगा। थाईलैंड में हुई अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 206 अंक के साथ बेस्ट टीम का खिताब जीता। और आइए आगे बढ़ते हैं और खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी। निर्देशक निखिल आडवाणी की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म वेदा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म वेदा। फिल्म वेदा में शर्वरी वाघ पहली बार जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 15 अगस्त को होगी रिलीज। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में भी 15 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोना महापात्रा और उनके पति और म्यूजिक कंपोजर राम संपत मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले हैं। संजय दत्त और रवीना टंडन की रोमांटिक ड्रामा गुड़चड़ी रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं फिल्म सिनेमाघरों की बजाय OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 9 अगस्त से स्ट्रीम होगी।
भारी भरकम बजट के साथ फिल्म कंगुआ साल 2024 की एक बड़ी रिलीज होने वाली है। इस बीच मेकर्स ने सूर्या के बर्थडे के मौके पर फिल्म का पहला गाना रिलीज किया। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था में जिमी शेरगिल, सई मांजरेकर और शांतनु महेश्वरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म अब 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और आइए अब बात करेंगे आपकी सेहत की। बिल्कुल, सेहत की बात करें तो शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मां बनना किसी भी महिला के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। मां बनने की प्रक्रिया मां और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है। गर्भावस्था महिला के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें महिला अपने और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। गर्भावस्था की योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। जो लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो एक बार पहले जाके डॉक्टर को मिल लें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो भी लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फोलिक एसिड ज़रूर खाना स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड एक विटामिन है, इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ये बच्चे में बहुत तरह के मैलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे अच्छा असर तभी आता है जब ये कम से कम 1 महीना पहले, आइडियली 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाए। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो कुछ तरह के टेस्ट करा लेते हैं जिससे आपकी बहुत सारी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स आगे कम हो जाती हैं और अगर कोई दिक्कत निकलती भी थे उसका निवारण करके फिर आपको प्रेगनेंसी एडवाइस की जाती है। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, खान पान और कई ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। गर्भधारण के बाद पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद आवश्यक हो जाता है और इसकी विशेष भूमिका होती है। अच्छा तो होता है कि शुरू में ही एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए 1.5-2 महीने पे, परंतु अगर हर किसी के पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए तो कम से कम 2.5 से 3 महीने पे एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा जाए, क्योंकि ये जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी का कोर्स ही चेंज हो जाता है और आपकी केयर में बहुत फ़र्क आता है। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जांच करवाना और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना अनिवार्य है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना मां और शिशु दोनों के सही स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जो दूसरा बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में वो कम से कम 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम बच्चे के, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के शरीर की विकार को देखने के लिए करते हैं कि बच्चे में कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो कि उसको जीवन भर के लिए अपंग कर देगा या उसको दिमाग से कमज़ोर कर देगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को भी एसेस करते हैं। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हमें और बहुत चीज़ों का पता चलता है। माँ में हम खून का, यूट्रस में खून का बहाव भी हम मापते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का कितना चांस है। अगर हमें लगता है कि चांस ज़्यादा है तो हम आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं, डॉक्टर आपको देखता भी है, आपका बीपी भी मापता है, आपको बहुत सारे के खून और पेशाब की जांचें भी लिखी जाती हैं। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट ही करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रहे इसके लिए परामर्श, पौष्टिक आहार, नियमित जांच, निगरानी और गर्भावस्था में सही देखभाल उपयोगी है। यदि आप गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श लेकर अपने विशेषज्ञ से ये जान लें कि आपकी गर्भावस्था को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
मौसम की बात करें तो आपको बता दें कि ओडिशा, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और माहे यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कर्नाटक में भी कमोवेश यही स्थिति रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, बिहार में यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ बिजली भी चमक सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो साफ तौर पर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और साफ तौर पर आज 25 जुलाई के दिन भी ये कमोवेश स्थिति यही नजर आ रही है। और आइए आप नजर डालते हैं तमाम विभिन्न शहरों पर और जानते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको लिए चलते हैं गुजरात के गिरा झरने के पास, जो हमें ये बताता है कि जीवन भी ऐसे ही निरंतर बढ़ने का नाम है। बिल्कुल, डांग जिले में स्थित ये जलप्रपात भाग वघई के पास गिरमल नाम के स्थान के पास है। इसे गिरमल प्रपात भी कहते हैं। इसे गुजरात का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, जो 30 मीटर यानी 98 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप लीजिए इसका आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे